ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक पत्रकार होने के नाते मैं 3 पत्रकारों का इंटरव्यू करने जा रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा ये फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में पत्रकार बने हैं और बतौर पत्रकार, फिल्म पत्रकार मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूं। एक बहुत ही अजीब सा संयोग है कि जी हाँ, एक अजीब सा संयोग है कि आप तीनों ही पत्रकार का किरदार निभा रहे हैं साबरमती रिपोर्ट में और मैं आप लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूं। आपको दिखाया गया है, जैसे कि ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि आपके हाथ में कैमरा है, इसका मतलब यह है कि आप वीडियोग्राफर है, लेकिन आपकी एक जर्नी दिखाई गई है कि आप बाद में एक प्रॉपर पत्रकार बनते हैं, एंकर बनते हैं जी। और कैसा रहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सीरियस है जी। और इस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज भी देश के जहन में जिंदा है। 22 साल पहले ये घटना हुई थी, गोधरा कांड हुआ था, काफी लोग जल गए थे, ट्रेन में जलाया गया था उन्हें। कहा जाता है कि एक षड्यंत्र था, लेकिन कई तरह की बातें होती है। आपके लिए ये किरदार निभाना कितना इंपॉर्टेंट था और क्या वजह थी कि आपने हाँ कहा? रवि जी, बहुत कारण थे और सबसे पहला कारण ये था कि ये 22 साल पहले जब हुआ था तब इस विषय पे इतनी जानकारी थी नहीं। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो बहुत ही अलग अलग चीज़ें सुनने को मिली। लेकिन जब ये फिल्म आई साथ में और फिल्म के साथ रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड किया गया तो बतौर अभिनेता तो बाद की बात है, लेकिन बतौर इंसान, एक भारतीय के नाते मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा पिवटल मोमेंट रहा है हमारे देश की हिस्ट्री में। क्यों आज तक इसके ऊपर किसी ने कोई फिल्म नहीं बनाई? बहुतों ने दंगों के ऊपर फिल्म बनाई, बहुतों ने उसके बाद क्या हुआ उस पर फिल्म बनाई, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। जो जेनेसिस था उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एकता इस कहानी के जरिए कहना चाह रही थी, वो ये कहना चाह रही थी कि वो 59 लोग जो आपके मेरे तरह आम परिवारों से आते थे, जो बहुत ही सिंपल लोग थे, जो अपना काम करके अयोध्या से आ रहे थे, उनको जब जला दिया गया उसके बाद लोग उन्हें तुरंत भूल गए। राजनीति हुई, सालों साल राजनीति हुई, पक्षपात हुआ, दुनिया भर का पक्षपात हुआ, लेकिन उन 59 लोगों को किसी ने याद नहीं किया। और ख़ास तौर पे जो ये आपकी फिल्म का बैकड्रॉप है, जो मेन आपका मुद्दा है पत्रकारिता, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनका क्या योगदान था जब ये दुर्घटना घटी थी? सिर्फ 2002 की ही नहीं, बट 2002 से लेके 7, 8, 9, 10 तक, जब तक कई कमेटियां बनी, जब तक कई लोगों की प्रतिक्रियाएं थी, बहुत व्यू पॉइंट्स थे, उसमें मीडिया का क्या रोल था, वो इस कहानी के जरिए कहना चाह रही थी। एंड आई फेल्ट दिस इज द राइट स्टोरी। तो ये फिल्म जो है सिर्फ गोधरा कांड पे नहीं है, बल्कि पत्रकारों की क्या भूमिका थी और उस दौर में मीडिया की क्या भूमिका थी, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और यही वजह है कि आप तीनों इस फिल्म में पत्रकार के रूप में नजर आ रहे हैं। के रूप में हम अलग अलग बैकग्राउंड्स के जर्नलिस्ट बने हैं। मैंने आपको अपना जैसे बताया कि मैं एक वीडियोग्राफर से मेरी एक पूरी जर्नी है, जो आप ट्रेलर में भी देखेंगे, आप कहानी में भी देखेंगे। मैं कैमरा भी इन्हें पास करता हूँ बिकॉज दे ऑल्सो हैव सम रियली इंसाइटफुल थिंग्स टू से अबाउट दिस फिल्म। राशि, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने तमाम तरह के किरदार साउथ में भी निभाए हैं, हिंदी फिल्मों में भी निभाए, फर्जी में भी बहुत अच्छा किरदार था आपका। इस फिल्म में हम जानते हैं कि आप पत्रकार बनी है, लेकिन किस तरह की वो पत्रकार है और किस तरह की खोजी पत्रकारिता, जिसे हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बोलते हैं, वो करने की कोशिश आप करती नजर आएंगी? देखिए, मैं आई थिंक जो कॉमन चीज़ है मेरे और मेरे कैरेक्टर में, वो है ऑनेस्टी। जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो हमारे आँखों में सपने होते हैं कि हमें ये करना है और हमें वो करना है। जब तक हम दुनिया देखते हैं तो हमें रियलाइजेशन होती है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि वो होंगी। तो मेरा किरदार ऐसा है कि वो नई नई आती है जर्नलिज्म के वर्ल्ड में, उसे टॉप का न्यूज़ एंकर बनना है, तो शी लुक्स अप टू दिस पर्सोना। और ऐसा कहते हैं कि आप जिसको आप पेडेस्टल पे रखते हैं ना, उनको कभी आप मिलिए मत, क्योंकि बहुत बार आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। नेवर मीट योर आइडल्स। हाँ, नेवर मीट योर आइडल्स, ऑलवेज डिसअपॉइंट। तो मेरा भी किरदार का यही है कि मैं भी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि अरे मैंने क्या सोचा था और ये क्या है। मैं तो सच ढूंढने निकली थी, यहाँ इन्होंने मेरे रास्ते ही बदल दिए, तो अब मैं क्या करूँ? तो एक मॉरल ग्राउंड पे एक स्टैंड लेना कि मैं कैसी व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट आई वांट टू बी, वो डिसीजन लेना
इस पूरी जर्नी में, मेरे कैरेक्टर की जर्नी में दिखाया गया है। बहुत ही अच्छे से लिखा गया है ये किरदार। और जैसे विक्रांत ने कहा कि हम सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, हम सबकी अलग अलग जर्नी है, और बहुत सारे जर्नलिस्ट उससे रिलेट करेंगे, यू नो। तो और मेरा जर्नलिज्म से कोई लेना देना था नहीं इस पिक्चर से पहले, ना मुझे पता था कि उनके स्ट्रगल्स क्या हैं। जब तक मैं आई और मुझे समझ आया कि पावर पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग होती है कि आप शायद बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में। तो आप ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखेंगे हम तीनों के किरदारों के थ्रू। तो बहुत ही एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। रिद्धि, तरह तरह की चर्चा है कि आपका जो किरदार है बतौर जर्नलिस्ट वो किसी एक रियल लाइफ जर्नलिस्ट से इंस्पायर्ड है, ऐसी तमाम बातें भी हो रही हैं। इज़ इट ट्रू, ये सच है? और अगर ये सच नहीं भी है तो क्या आपने किसी पत्रकार से इंस्पिरेशन ली अपने किरदार के लिए? क्योंकि हिंदी सिनेमा का अगर इतिहास देखा जाए तो पत्रकारों को बहुत ही कैरिकेचरिस्ट वे में प्रेजेंट किया जाता है, स्टीरियोटाइप किया जाता है। आपने कुछ इंस्पिरेशन कहीं से ली? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक ट्रू स्टोरी है और सच्ची घटना है जो घटी थी, और 2002 और 2007-8 उस ड्यूरेशन की है। तो बिल्कुल हमने इंस्पिरेशन ली है, हमने देखा है कि उस समय कैसी रिपोर्टिंग हो रही थी। और मेरा किरदार एक नहीं, कम से कम 10 मैं कहूँगी किरदारों का मिक्सचर होगा, या आप एक कह लीजिए एक सिस्टम का मिक्सचर होगा। अच्छा। आप मुझे नहीं देख रहे, आप मेरे कैरेक्टर का नाम है मनिका राजपुरोहित, आप मनिका राजपुरोहित को नहीं देख रहे, आप एक सिस्टम को देख रहे हैं कि सिस्टम कैसे चलता है और क्या होता है, और उसका चेहरा, क्योंकि कहानी बतानी है कुछ घंटों में, तो वो एक किरदार है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि बहुत राजनीति हुई, गोधरा कांड जो हुआ, तरह तरह की बातें हुई, लेकिन तमाम तरह की कमिटीज़ बैठी। कुछ का कहना था कि एक एक्सीडेंटल फायर था, एक हादसा था। कुछ लोगों ने कहा जैसे जैसे सरकार बदली, जिस तरह से अलग अलग कमिटीज़ आती गई, तमाम लोगों का कहना था, कुछ उस वक्त के कमेंटेटर्स भी थे, उनका कहना था कि ये एक राजनीतिक साजिश थी सत्ता पाने की, और एक ख़ास तरह के संगठन ने पूरा षड्यंत्र रचा था। ये एक दूसरा पहलू है। एक पहलू ये है कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने जानबूझकर उसे जलाया। इस तरह की तमाम बातें उठने वाली, जब ये फिल्म आएगी तो इसे उस पैरामीटर पे जज किया जाएगा कि इस फिल्म में क्या दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या ये वन साइडेड नैरेटिव तो नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट होने के नाते आपके जहन में भी ये तमाम सवाल होंगे, इन्हें कैसे एड्रेस करने वाले हैं आप? सर, आई eventually believe in the verdict of the Supreme Court, and with the advantage of hindsight, क्योंकि इतना समय बीत चुका है, 22 साल हो चुके हैं, मैं सिलेक्टिविज्म में बिलीव नहीं करता सर। मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट करूं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ना करूं, मेरे से वो नहीं होता। मैं सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट पे पूरा विश्वास रखता हूं। इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी। बहुत लोगों ने कहा, बहुत इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने भी बहुत कुछ कहा। जो रिसर्च मटेरियल हमारे पास प्रोवाइड किया गया है वो लॉ को मद्देनज़र रख के ही हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मेरा वही मानना है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। मैं ये भी जानता हूँ कि इस फिल्म के बाद बहुत लोग होंगे जो कहेंगे, लेकिन हर किसी को पैसिफाई करना मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मैं करना चाहता हूँ। मैं एक कहानी कहना चाहता हूँ, वो कहानी जो मेरे नज़रिए से सच है, विच इज़ बैक्ड बाय फैक्ट्स ऑल्सो। एंड वॉट आर दोज फैक्ट्स? दोज फैक्ट्स आर बैक्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। That's all I have to say. 2002 में जब ये घटना हुई थी, 27 फरवरी को जब जलाया गया था, आप काफ़ी यंग रहे होंगे। बहुत, 15 साल का था मैं तो। हाँ, उस वक्त का कोई मंजर, कोई याद उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आपने टीवी पे ये घटना देखी होगी। हालांकि सैटेलाइट चैनल्स, न्यूज़ चैनल बहुत कम थे, इक्का दुक्का ही थे, और दूरदर्शन तब भी ज़्यादातर लोगों के लिए 24/7 न्यूज़ चैनल्स बहुत कम थे। हाँ, बहुत कम थे। दूरदर्शन पे बहुत लोग निर्भर उस वक्त भी रहा करते थे। तो आपने और न्यूज़पेपर्स पे, हाँ, न्यूज़ देखी होगी। क्या इम्पैक्ट हुआ था उस घटना का आपके जहन में? सर, मैं 15 साल का था तभी, और खेलने कूदने की उम्र थी। तो शायद घर वालों ने भी, क्योंकि उस उम्र के बच्चों को घर वाले भी एक्सपोज नहीं कराते हैं। आज मेरी खुद की औलाद है, शायद मैं उसे 12, 13, 15 की एज में ये चीज़ों से एक्सपोज ना करूं।
तो मुझे अच्छे से याद है कि जब न्यूज़ आती थी शाम को, जब अगर हम आसपास होते थे तो चैनल बदल दिया जाता था। अखबार पढ़ने की रुचि तब थी नहीं। तो कई सालों बाद जब हम कॉलेज गए, फिर नए दोस्त बने, फिर थोड़ी इंडिपेंडेंस और मिली, तब चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो या दैट इज़ व्हाट इट वाज इन 2002 फॉर मी। राशि, ये किरदार एक्सेप्ट करने से पहले कि जहन में कहीं कुछ ऐसी झिझक थी कि पत्रकार का किरदार निभाना, वो भी रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट का किरदार निभाना आसान बात नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में कैरिकेचरिस्ट तौर पर नहीं प्रेजेंट किया जाना है पत्रकारों को, तो कहीं जहन में कोई एप्रीहेंशन था? देखिए, पत्रकारिता के लिए तो कोई वो नहीं था एप्रीहेंशन की, जर्नलिस्ट प्ले करना है। हाँ, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस ये था कि क्या ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। हाँ, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहूँगी अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी सवाल मैंने क्वेश्चन अभी, होती है एज एन एक्टर। तो मुझे बहुत डर था जब पहली बार ये आया, तो मैंने विक्रांत से बात करी क्योंकि उन्होंने साइन करी थी ये फिल्म, हाँ, और क्योंकि ये खुद बहुत क्रेडिबल एक्टर है, तो मेरे को थोड़ी हिम्मत वहाँ से मिली कि अरे विक्रांत ने किया, इसमें कुछ तो बात होगी। फिर मुझे नरेशन मिली, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने उनकी रिसर्च देखी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें बाहर आई जो हम शायद सबको नहीं पता थी कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ था। तो आई फेल्ट रिस्पॉन्सिबल नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज अ सिटीज़न कि ये जो हम कहना चाह रहे हैं इस फिल्म के थ्रू वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो वो डर जो भी था, जो थोड़ा सा अंदर बैठा हुआ था, वो निकल गया। फिर अब यही था कि अब हम इसमें कूद गए, अब हम देखते हैं रिलीज़ के बाद क्या होता है, लेकिन हमारी नीयत बहुत साफ है, ये मैं आपको बता सकती हूँ थ्रू दिस फिल्म। रिद्धि, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था जब आप अपना किरदार निभा रही थी, या शूटिंग का कोई ऐसा इंसिडेंट? आई गेस आप लोगों ने रियल लोकेशन पे भी शूट किया है, गोधरा में, वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था आप तीनों के लिए? एक एक कर मैं पूछना चाहूँगा। आई थिंक चैलेंजिंग, मुझे ये शब्द एक्चुअली इतना पसंद नहीं है चैलेंजिंग, क्योंकि हम ना एक्टर्स काम ही वही करते हैं जो इमेजिनेशन पे बेस्ड हो, और स्टोरी टेलिंग है ही चैलेंजिंग। तो चैलेंजिंग ऐसे तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत ध्यान रख के और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी के साथ ये कहानी कहनी थी और अपने किरदार को प्रस्तुत करना था। तो वो आई वुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूटी थी कि और उसको ही बस एक होता है ना, आप उसको पकड़ के चलें, दैट इज़ द ओनली चैलेंज कि यू डोंट स्लिप। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि आप स्टोरी टेलिंग करते हुए स्लिप हो जाएं और कुछ एक्स्ट्रा कर दें या कुछ छोड़ दें। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने रखा था अपने दिमाग में कि आई हैव टू बी ट्रू टू जो रिसर्च थी, आई हैव टू बी ट्रू टू फैक्ट्स एंड आई हैव टू बी ट्रू टू द स्क्रिप्ट। आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था जब आप शूट कर रही थी, या कोई ऐसा सीन या कोई लोकेशन पे कुछ ऐसी याद आपको अगर आ रहा हो कुछ? देखिए, ऐसा चैलेंजिंग आई थिंक हमने जो क्लाइमैक्स शूट किया था वो मुझे लगा था, क्योंकि हमें ये था कि वी हैव टू डू जस्टिस टू व्हाट वी आर सेइंग एंड हाउ वी आर सेइंग इट, बिकॉज जो हम कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि वो सही तरह से कहा जाए, वो सही इमोशन से कहा जाए। तो मेरे लिए वो मुझे बहुत डर लग रहा था उस क्लाइमैक्स को शूट करने से पहले कि पता नहीं हम सही कर पाएंगे या नहीं। बट ऑनेस्टली आई थिंक वहाँ पे बहुत इमोशनल हो गई थी मैं, जब मैं अपने डायलॉग्स भी बोल रही थी, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, चाहे वो विक्रांत हो या मैं, हम दोनों उसमें बस घुस गए, हमने छलांग लगा दी उसके अंदर। तो वो थोड़ा मुश्किल था सीन शूट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे सीन थे बट ये थोड़ा चैलेंजिंग था। आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? जैसे राशि ने कहा कि क्लाइमैक्स जो था वो भी एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट था फिल्मिंग का, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमने एंटिसिपेट नहीं किया था। जब पढ़ा भी, जब रिहर्सल्स भी की, जब कैमरे के सामने बैठ के ड्राई रन भी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, दिस इज़ द प्लान एंड वी विल गो अबाउट इट लाइक दिस। पर जब टेक हुआ तो इट वाज समथिंग एल्स ओनली। तो वो कई बार चीज़ों का इम्पैक्ट आप गलत मेजर कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे 27 फरवरी जो हमने रिक्रिएट किया था, 3 दिन हमने वहाँ शूट किया, उसको रिक्रिएट किया। तो काफ़ी गोधरा में ही शूट किया? नहीं सर, वो हमने मुंबई में किया। वो हमें सेट लगाना पड़ा, सेट लगा के हमने शूट किया। हमने बाकायदा प्रॉपर 2 बोगियाँ बनाई, उनके साथ शूट किया, उनको फिर हमने जलाया भी। बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट्स के साथ हमने काम किया और बहुत ही निटिग्रिटीज़ के साथ हमने काम किया। तो शूट करते करते वो कहीं ना कहीं बहुत इट वाज रियली हार्ड हिटिंग, क्योंकि आप अभिनय कर रहे हैं,
आप चीज़ों को रिक्रिएट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक्टर टेक्स अ बैक सीट एंड यू स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड अराउंड यू दैट यू योरसेल्फ हैव क्रिएटेड इन अ डिफरेंट लाइट, क्योंकि ये सच्ची घटना है। वहाँ पे आपने प्रोस्थेटिक डेड बॉडी बनाई है, पर जब आपने एक 2.5 साल के 3 साल के बच्चे की प्रोस्थेटिक डेड बॉडी बनाई है, और जब आप ख़ास तौर पे एक पिता हैं, तो आपका दृष्टिकोण जो है दुनिया देखने का पूरा बदल जाता है सर। बिल्कुल, तो बहुत डिस्टर्बिंग रहा, इमोशनली डिस्टर्बिंग रहा होगा। और बोलते बोलते मैं डिस्टर्ब हो भी रहा हूँ। बस वक्त की कमी है, लेकिन एक ज़रूरी बात और भी मैं करना चाहूँगा। इस फिल्म में हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेज़ी पत्रकारिता के बीच का जो डिवाइड है, कि अंग्रेज़ी पत्रकारिता को कितना ज़्यादा महत्व दिया जाता रहा है और हिंदी पत्रकारों को ज़्यादा नहीं सुना जाता है, वो मुद्दा भी उठाया गया है आपके थ्रू। लेकिन हमने बॉलीवुड में देखा है कि ज़्यादातर जो स्टार्स हैं हर इवेंट पे अंग्रेज़ी में बात करते हैं, अंग्रेज़ी में सारे इवेंट्स होते हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो हिंदी में बात करना पसंद करते हैं, और हिंदी में सवाल पूछा तो भी लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ है, ये मुद्दा मैंने एक्चुअली 12th फेल में उठाया था। हाँ उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ है, हमें जो एक हल्की सी झिझक है या हमें अपनी पहचान पे शर्म है, वो ना हो, क्योंकि ये बहुत ही बुरा लगता है देख के। और ये ख़ास तौर पे जो आपने बॉलीवुड की बात की है, मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनसे आप हिंदी में सवाल पूछते हैं, वो जवाब अंग्रेज़ी में देते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता। इस किरदार के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि, और सिर्फ पत्रकारिता की नहीं, भाषा की हमने बात की है। और आपने टीज़र में देखा होगा कि ये जो हमें झिझक है हिंदी को लेके, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हिंदी दोबारा हमारी पहचान बनेगी और इंडिया बनेगा भारत। ये जो आज भी हम कॉलोनियल हैंगओवर में जी रहे हैं, अब मेरा खुद का ये व्यक्तिगत मतलब मेरी प्रतिक्रिया ये है, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया ये है कि अब हो गया। अब आई थिंक रीजनलिज्म भी जो है वो आगे बढ़ रहा है। अभी जैसे ये 3-4 भाषाएं बोलती हैं, आप अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, पीपल टेक प्राइड इन देयर लैंग्वेज देयर। साउथ में लोगों को गर्व है अपनी भाषा पे। तो अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें या हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करें, तो वो लोग जब छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं, तो क्यों उनको अपनी भाषा कहने में झिझक होती है? और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन कंडीशनिंग भी हम सब जज भी करते हैं कि अगर अंग्रेजी कही है तो सच ही होगी। और ये बहुत सारी चीज़ें हमने फिल्म मिलता है, वेटेज मिलता है, क्रेडिबिलिटी मिलती है, ग्लैमर मिलता है, ग्लैमर भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों बहुत अच्छे। विक्रांत ने सब तो बोल दिया है, कुछ कहने के लिए आप लोगों का नजरिया? नहीं, मेरा भी नज़रिया वैसा ही है जैसा विक्रांत का। आई थिंक आई स्पीक फॉर रिद्धि ऑल्सो। हमारा नज़रिया भी वही है। और हम अनजाने में एक्चुअली हम बचपन से ही हिंदी को कम और इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि हमारी सोशल कंडीशनिंग ही ऐसी है। मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, जिस पर मुझे बिल्कुल गर्व नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी हिंदी बेहतर हो, मैं ज़्यादा हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत नॉर्मल सा ऐसा है कि अरे इंग्लिश थोड़ी ध्यान, मतलब लोग ज़्यादा उसको लुक अप करते हैं, दे लुक अप टू इंग्लिश, बट वो नीचा दिखाते हैं अपनी खुद की भाषा को। हाँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको नहीं भी आती अगर अंग्रेज़ी, तो वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बोलते हैं क्योंकि वो कूल साउंड करना चाहते हैं। तो हम वो झिझक हटाना चाहते हैं, और वो आर्ट के थ्रू ही हो सकता है, वो सिनेमा के थ्रू ही हो सकता है, जो हमारी छोटी सी कोशिश है इस फिल्म के थ्रू। और बॉलीवुड को भी इसके लिए आगे आना चाहिए कि हिंदी फिल्म। हाँ सर, छोड़ दो ना, बॉलीवुड का क्या है, मतलब इट्स अ कंट्री प्रॉब्लम, इट्स अ नेशन प्रॉब्लम। जो हम हिंदी को इतना तवज्जो नहीं देते और इम्पोर्टेंस ज़्यादा इंग्लिश को देते हैं, वो ये जो बॉलीवुड में भी जो लोग हैं, ये भी बचपन से ही तो वही सीख के आज यहाँ पहुँचे हैं कि दे थिंक इन इंग्लिश, यू नो। तो उनकी गलती नहीं है, गलती है हमारे सोसाइटी की। मैं भी बहुत छोटी थी तब से ही मुझे, मतलब यू नो, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, और मैं मजाक में बोल रही हूँ, पर तू ये वर्ड ठीक से नहीं बोल रही है, तुझे, तो मुझे भी लगता था अरे मुझे नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती मुझे ठीक, चलो मुझे भी सुनने चाहिए गाने इंग्लिश के, या यू नो कभी कोई मिल जाता है, प्रोनाउंसिएशन पे मजाक उड़ाते हैं, अगर अरे ये वर्ड ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, ये भी नहीं पता इसको, आज तक होता है। तो मेरे साथ तो बहुत होता है, और मतलब मुझे यही लगता है कि ये मतलब
बहुत आसान होता है ये कह देना बॉलीवुड, यू नो, बट वो बॉलीवुड की प्रॉब्लम नहीं है, वो सोसाइटी की। वो भी तो कूल बनना चाहते हैं, वो भी तो कूल दिखने के लिए इंग्लिश बोल रहे हैं और दिखा रहे हैं, और अब आप उनको बोल रहे हो कि नहीं हिंदी का इंटरव्यू है, इंग्लिश में बात करने के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि वो तो छोड़ चुके हैं वो सोच, उस तरीके से सोचना। कॉन्वेंट वाली है, हाँ, पढ़ाई भी कॉन्वेंट में हो रही है, कॉन्वेंट में पढ़ाई हो रही है, और वही चीज़ अच्छी लगती है। वो वर्ड्स 4 और लर्न करके आते हैं और फिर आपको लगता है अरे ये क्या वर्ड बोल दिया। सो ये कहीं ना कहीं कवर अप भी होता है मेरे ख्याल से। मैं ऐसे भी लोगों को मिल चुकी हूँ जो यू नो ये छुपाने के लिए, एंड दैट इज़ द की वर्ड, ये छुपाने के लिए कि मैं कितना देसी हूँ या मैं कितनी देसी हूँ, ये छुपाने के लिए मैं ये फुटबॉल प्लेयर को फॉलो करता हूँ जो कहीं स्पेन में है, मैं ये, तुमने वो मैच देखा, तुमने देखा उस गाड़ी का ये। और मुझे कई बार ऐसे लगता है कि ये बातों का क्या मतलब है, यू नो। हम ऐसे मैं आपके साथ बैठ के शुरू हो जाऊँ और हमें इनको कुछ पता ही नहीं है, तो ये तो यही सोचेंगे ना कि क्या मतलब है इसका, तो व्हाट इज, क्या हो रहा है यहाँ पे, कूल बनने की कोशिश ही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की कमी है, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे सवाल हैं, आप 3 लोग हैं और बहुत सारी मन में बातें आ रही कि आप लोगों से करूं, लेकिन बार बार इशारा किया जा रहा है कि वक्त की कमी है। लेकिन जाते जाते आपसे मैं पूछना चाहूँगा रिद्धि कि आप फवाद खान के साथ काम करें और सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर बहुत हलचल है, अगर कुछ थोड़ा सा दर्शकों को बताएं इस फिल्म के बारे में और फवाद के साथ काम करने को लेकर। मैं ये बताऊंगी कि ये है वानी कपूर की बहुत अच्छी दोस्त, और किसी को पता हो ना पता हो कि वानी कपूर ये जरूर पता चल जाएगा कि राशि और वानी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वानी कर रही है फवाद खान के साथ काम, और मैं वानी से मिली हूँ। मैं सर इतना ही बोलूँगी बस। बट कुछ तो बोलिए, मतलब आपकी ख्वाहिश रही होगी कभी ना कभी फवाद के साथ काम करने को लेकर। सर वो मेरी वापसी करने जा रहे ख्वाहिश है अच्छा काम करने की, और ये दिखाने की कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप तीनों ने इतने विस्तार से हमारे साथ बात की और फिल्म से लेकर तमाम बातें की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से हम यही उम्मीद करेंगे कि दर्शक इस फिल्म को देखने ज़रूर जाएं और आप लोगों के काम को सराहें, और आप लोग इसी तरह से तरह तरह के विषयों पर काम करें और लोगों का मनोरंजन भी करें, उन्हें बहुत सारी बातें जो आप लोग अपनी तरफ से बताना चाहते हैं वो बताते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.